हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर 2022 भर्ती परीक्षा की फ्री क्रैश कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012, जो कि हम एमसीक्यू के थ्रू पूरा रिवीजन कर रहे हैं। यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये हमारी टेस्ट सीरीज़ के बारे में कुछ जानकारी है, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी। यदि आपको ज्वाइन करना है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 5 टेस्ट हैं, 15 से चालू हुआ है, 15 to 19। यदि आपको ज्वाइन करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, टीपीडीएस के तहत खाद्य सुरक्षा के लिए प्रावधान किस धारा में है? ठीक है, इट मीन्स फूड सिक्योरिटी अंडर टीपीडीएस इज गिवन अंडर विच सेक्शन। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? आप लोग अपना आंसर पॉज करके दे सकते हैं ना। हम डायरेक्टली आंसर देखते हैं। तो यहाँ आपका आंसर होगा धारा 3(2). ठीक है, बाकी देख लें क्या बोला गया है और किस तरह से है। ठीक, उसको देखते हैं। तो धारा 3(2) में क्या बोला गया है? धारा 3(2) पढ़ने से पहले आपको तो पहले ये पता रहना चाहिए कि धारा 3 का उल्लेख किस अध्याय में है। ठीक है, तो धारा 3 का उल्लेख चैप्टर नंबर 2 में है, यानी कि अध्याय 2 में है धारा 3। ठीक है, और वो क्या बोलती है? खाद्य सुरक्षा के लिए प्रावधान। क्या? खाद्य सुरक्षा के लिए प्रावधान। सेशन स्टार्ट हो गया है, इसलिए आप प्लीज़ अपनी कॉपी पेन लेकर के बैठें, क्योंकि इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है और आप लोग को हर चीज़ नोट डाउन करते हुए चलना है, क्योंकि फाइनल राउंड ऑफ रिवीजन है और आपको हर चीज़ याद होनी चाहिए। केवल एमसीक्यू के पीछे मत दौड़ो, चीज़ों को याद करो, क्योंकि अधिनियम में बहुत मुश्किल से धारा, अध्याय ये सब याद होते हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान से कॉपी पेन ले करके बैठो और एक एक चीज़ को नोट डाउन करते हुए चलो। ठीक है, तो सब मैं क्या बता रही हूँ कि अध्याय 2 क्या बोलता है? खाद्य सुरक्षा के लिए प्रावधान। इट मीन्स प्रोविजन फॉर फूड सिक्योरिटी। व्हाट? प्रोविजन फॉर फूड सिक्योरिटी। ठीक है, फिर उसके बाद उसमें क्या बताया गया है? इसी के अंतर्गत धारा 3(2) में क्या बोला गया है? टीपीडीएस के तहत खाद्य सुरक्षा का प्रावधान किस में है? धारा 3(2) में है। ठीक है, फिर बाकी ऑप्शंस को देख लें कि क्या है उसमें। ठीक, तो धारा 5(1) में आ जाओ। ठीक, धारा 5(1) में क्या दिया हुआ है? इसमें क्या दिया है? इसमें दिया हुआ है न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर चिल्ड्रंस। ठीक, अब ये न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर चिल्ड्रन किस में है? धारा 5 में है। ठीक है, धारा 5 में क्या बोला गया है? न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर चिल्ड्रंस, यानी कि बच्चों के लिए पोषाहार। क्या? बच्चों के लिए पोषाहार सहायता। ठीक है, कौन से बच्चे होंगे ये बच्चे होंगे 14 वर्ष तक के। कितना? 14 वर्ष तक के। ठीक है, अब 5(1) में ये तो मैंने क्या बताया? धारा 5 में दिया है क्या? बच्चों के लिए पोषाहार सहायता, और वो बच्ची कौन है? 14 वर्ष तक के सभी बालक। ठीक है, फिर उसके बाद आता है 5(1). तो 5(1) जो है, इसको डिवाइड करो 2 पार्ट में। 2 पार्ट में कैसे? एक में ए लिखो और एक में बी लिखो, यानी कि क और ख लिखोगे। ठीक है, अब क और ख में क्या क्या है ध्यान से सुनो। ठीक, सबसे पहले 5(1)A में क्या दिया हुआ है? 6 माह से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए। कितना? 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क भोजन का प्रावधान। कहाँ से? लोकल आंगनवाड़ी से, यानी कि स्थानीय आंगनवाड़ी से। किसके लिए है? 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए। ठीक है, फिर आता है 5(1)B। ठीक, 5(1)B। मान लो ऐसे करके पूछा तो आपको जानकारी होना चाहिए ना, यानी कि 5(1) क ख आ गया तो क्या लिखो, क्या टिक करोगे, इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, क्या हुआ? 6 माह से 6 वर्ष के लिए या इसमें दिया हुआ है। फिर होता है 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के लिए।
किसके लिए? 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क मध्याह्न भोजन। क्या? निःशुल्क मध्याह्न भोजन। इट मीन्स मिड डे मील। किसके लिए? 6 इयर्स से लेकर के 14 इयर्स के बच्चों के लिए मिड डे मील स्कीम। अब मिड डे मील वी कैन से, ठीक है, मध्याह्न भोजन का प्रावधान दिया हुआ है। अब यदि आपसे प्रश्न बनता है कि छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के तहत मध्याह्न भोजन योजना किस धारा के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही है, तो आपका आंसर क्या बनना चाहिए? 51B। ठीक है, एक बार और रिपीट कर दूं, मध्याह्न भोजन योजना किस धारा के अंतर्गत लागू की जा रही है, तो आपका आंसर क्या होगा? 51B, धारा 1 ख। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे में क्या है? धारा 6 को देखते हैं। तो धारा 6 में क्या बोला गया है? धारा 6 में बोला गया है न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स लिविंग इन हॉस्टल्स एंड आश्रम, यानी कि छात्रावास और आश्रम में रहने वाले बच्चों के लिए पोषाहार सहायता। किस में दिया है? धारा 6 में। ठीक, अब आ जाओ धारा 7 में। तो धारा 7 में क्या बोला गया है? कुपोषण निवारण का प्रावधान। किसका? कुपोषण निवारण का प्रावधान। इट मीन्स प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड माल न्यूट्रिशन। चाइल्ड माल न्यूट्रिशन। ठीक है, ये बोलने के लिए एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इसमें आपको इतनी सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करते हुए चलना है कि एक साथ आपका 4 से 5 MCQ बना देता है। ठीक है, तो चाइल्ड माल न्यूट्रिशन, इट मीन्स प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्ड माल न्यूट्रिशन, इट मीन्स कुपोषण निवारण का प्रावधान किस में दिया है? धारा 7 में दिया है। अब यदि प्रश्न बनता है कि कुपोषण निवारण का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है, तो आपका आंसर होना चाहिए धारा 7। याद रखोगे, ठीक है, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि ये सब इसी तरह से क्वेश्चन फ्रेमिंग होती है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छात्रावासों और आश्रमों में रहने वाले छात्र खाद्य पदार्थ को प्राप्त करेंगे, यानी कि किस तरह से प्राप्त करेंगे, ये पूछा जा रहा है आपका। ठीक है, स्टूडेंट्स लिविंग इन हॉस्टल्स एंड आश्रम्स आर एंटाइटल्ड टू रिसीव फूड आइटम्स फ्री ऑफ चार्ज एट सच प्राइस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। इट मीन्स निःशुल्क उनको प्राप्त होगा खाद्यान्न, या फिर उन कीमतों पर जो भी निर्धारित किया जाएगा, या फिर दोनों, यानी कि ए और बी में से कोई एक, या फिर दोनों। तो क्या है आपका आंसर? आप लोग टिक कर लीजिए कि क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका बी। बी कैसे होगा? बी इस तरह से होगा। अभी मैंने आपको क्या बताया कि धारा 6 में, अभी मैंने आपको क्या बताया, धारा 6 में जो है क्या दिया हुआ है? न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स लिविंग इन हॉस्टल्स एंड आश्रम, यानी कि छात्रावास और आश्रमों में रहने वाले बच्चों के लिए खाद्य पदार्थों की सहायता किस में दिया है? धारा 6 में दिया है। ठीक, अभी जस्ट मैंने बताया धारा 6 में दिया है। इसमें बोला गया है कि इनको जो है, जो भी खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जाएंगे वो उस कीमतों पे होंगे, यानी कि जो भी खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जाएंगे वो उन कीमतों में होंगे जो भी विहित किया जाएगा। इट मीन्स जो भी निर्धारित किया जाए। ठीक है, इनको निःशुल्क भोजन, यहाँ पे ना ही इनके लिए क्वांटिटी बताई गई है कि कितना इनको देना है। ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे, यदि क्वेश्चन बनता है, यदि क्वेश्चन ऐसा आता है कि इनके लिए निर्धारित है, तो बिल्कुल नहीं, इनके लिए निर्धारित नहीं है कि इनको केवल इतना किलो ही भोजन मिलेगा, इतना किलो ही इनको खाद्य पदार्थ मिलेंगे। नहीं, ऐसा मिलेगा जो भी राज्य सरकार विहित करे, यानी कि जो भी निर्धारित करेगी, और उनके लिए रेट भी फिक्स नहीं है कि पर्टिकुलरली 10 रुपये किलो में ही चावल मिलेगा। नहीं, जो वो तय करेंगे वही होगा। तो यहाँ पे इसलिए आपका आंसर बनता है जो भी निर्धारित किया जाएगा, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट है, विशेष रूप से कमजोर सामाजिक समूहों के परिवारों में शामिल हैं केंद्र सरकार द्वारा चिन्हित, राज्य सरकार द्वारा चिन्हित, जिला कलेक्टर द्वारा चिन्हित या गवर्नर द्वारा चिन्हित। आपसे बोला जा रहा है जो कि
पर्टिकुलरली वल्नरेबल सोशल ग्रुप्स हैं उनमें कौन कौन आते हैं, यानी कि उनका निर्धारण कौन करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ पे होगा राज्य सरकार। राज्य सरकार तय करती है कि कौन पर्टिकुलरली वल्नरेबल सोशल ग्रुप्स हैं, यानी कि कमज़ोर सामाजिक समूह के परिवारों का, विशेष रूप से कमज़ोर सामाजिक समूहों के परिवारों का चिन्हांकन राज्य सरकार करती है। ठीक है, अब इसके बारे में प्रावधान कहाँ पे है तो ये देख लेते हैं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है ना कि ये किसमें दिया किसमें है, ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो इसके बारे में दिया हुआ है, सबसे पहले आपको जो नोट करना है वो ये है कि अध्याय 7 में इसके बारे में प्रावधान है कि किसके बारे में, चिन्हांकन का प्रावधान, किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, और किसको किसको चिन्हित करती है ये बताया गया है अध्याय 7 में। अध्याय 7 के अंतर्गत आता है धारा 15, ठीक है, जो कि बोलता है आइडेंटिफिकेशन, और किसका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, यानी कि किसका चिन्हांकन हो रहा है, ध्यान से सुनो, अंत्योदय का, अंत्योदय परिवारों का, प्राथमिकता वाले परिवारों का, ठीक है, अंत्योदय परिवारों का, प्राथमिकता परिवारों का, और किसका, जो विशेष रूप से कमजोर पारिवारिक समूह हैं, विशेष रूप से कमजोर सामाजिक समूह के परिवारों का चिन्हांकन किया जाता है। ठीक है, क्या क्या याद करोगे, 3 लोगों का चिन्हांकन होता है, और वो 3 लोग कौन हैं, सबसे पहले हैं अंत्योदय, फिर दूसरे में आते हैं प्राथमिकता, और तीसरे में आते हैं विशेष रूप से कमजोर सामाजिक समूह के परिवार। ठीक है, याद हो गया, 15 में ये दिया है, लेकिन दिया किस तरह से है इसको ध्यान से सुनो। 15, ठीक है, अब 15(1) ये क्यों इस तरह से आज आपको बताया जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन आपको ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप रिवीजन कर रहे हो तो ये सब आपको याद रहना चाहिए कि कौन कहाँ किसमें कैसे गिवन है। ठीक है, तो 15(1) है, 15(1) क्या बोलता है, मैंने आपको क्या बताया, अंत्योदय, प्राथमिकता और PVSG। ठीक है, तो अंत्योदय और प्राथमिकता परिवारों का जो चिन्हांकन होगा वो किसके अंतर्गत होगा, 15(1) में। ठीक है, फिर उसके बाद जो विशेष रूप से कमजोर सामाजिक समूह हैं उनका चिन्हांकन जो होगा वो किसके अंतर्गत होगा, 15(2) में। ठीक है, याद रहेगा, एक बार रिपीट कर दूं, अध्याय 7 में धारा है, धारा 15, वो क्या बोलती है, अंत्योदय, प्राथमिकता और विशेष रूप से कमजोर सामाजिक समूहों के परिवारों का चिन्हांकन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अंत्योदय, प्रायोरिटी एंड PVSG। ठीक है, उसमें 15(1) में अंत्योदय और प्राथमिकता वाले परिवारों का चिन्हांकन होगा, और 15(2) में PVSG का चिन्हांकन होगा। किसके द्वारा होता है ये सब, राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, आई थिंक सो कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धारा 26 के अनुसार कोई भी व्यक्ति दंडनीय होगा एज पर सेक्शन 26, अ पर्सन लायबल फॉर पनिशमेंट अंडर विच एक्ट। तो आपके एक्ट पूछ रहा है ना, यानी कि किस अधिनियम के अंतर्गत वो दंडनीय है। तो NFSA 2013, NFSA का मतलब होता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, CGFSA छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012, CPA होता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, और ECA होता है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। तो किसके, इसमें क्या है, आपका आंसर क्या है, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति दंडनीय होता है, किसके अंतर्गत होता है, वो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत होता है। ये किस में गिवन है, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 में ये बताया गया है, लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति यदि दंड का पात्र होगा, यानी कि दंडनीय होगा, तो उसको जो भी दंड दिया जाएगा उसका उल्लेख आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में है। ठीक है, अब ये तो है, ठीक है, लेकिन दंड का प्रावधान छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 में कौन सी अध्याय और कौन सी धारा में है। धारा तो आपको पता चल गया 26 में है, लेकिन अध्याय, किस अध्याय के अंतर्गत ये आता है, तो ये आता है अध्याय 13।
किस में आता है? अध्याय 13 में आता है, जिसमें बोला गया है अपराध एवं शास्तियाँ। इट मीन्स चैप्टर 13 ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज। क्या? चैप्टर 13 ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज। अब ये क्यों दंड का पात्र बना और कैसे, है ना, ये आपको जानना है कि कौन, ये यानी कि किसी को भी उठा करके दंड दे देंगे क्या? नहीं। क्यों है दंड, क्यों दे रहे हैं? दंड इसलिए दे रहे हैं किसी को भी यदि पाया जाता है तो क्या पाया जाएगा कि वो छत्तीसगढ़ पीडीएस, हिंदी में भी बताऊंगी, है ना, छत्तीसगढ़ पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर, छत्तीसगढ़ पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर 2004, इट मीन्स छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2004 के प्रावधानों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो, समझ में आया कौन है दंड का पात्र? जो भी व्यक्ति छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2004 के किसी भी प्रावधानों का उल्लंघन करेगा तो वह दंड का पात्र होगा, और वो दंड का पात्र उस तरह से होगा जो भी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में दिया हुआ है। आई थिंक सो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका महिला सशक्तिकरण का उल्लेख किस धारा के तहत किया गया है? विमेन एम्पावरमेंट इज मेंशन अंडर विच सेक्शन? तो विमेन एम्पावरमेंट, सबसे पहले ये तो आपको मतलब रटा गया होगा कि 18 वर्ष से महिला 18 वर्ष से अधिक की महिला के नाम पे राशन कार्ड इश्यू होगा। यदि वो नहीं है तो किसी परिवार के एल्डेस्ट पर्सन जो कि मेल मेंबर होगा उसके नाम पे होगा। ये तो बिल्कुल आपको रटा गया होगा, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए किस अध्याय में महिला सशक्तिकरण बोला गया है, किस धारा के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण है। ठीक है, तो आपको जो याद, यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा? आंसर होगा आपका धारा 17 1 और 2। ठीक है, महिला सशक्तिकरण। अब अच्छा, पहले आप ये बताओ, कल ही हमने पढ़ा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में मैंने आपको बताया था महिला सशक्तिकरण के बारे में। अब आपको बताना है वो कौन से अध्याय में है और किस धारा में है। ये कुछ याद आ रहा है? तो वो था किसमें? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में अध्याय 6 में। किसमें? अध्याय 6 में हमने देखा था 13 1 और 13 2। ठीक है, पढ़ा था। अब आपको जो यहाँ पे याद करना है वो ये तो किस में हो गया? एनएफएसए में है, यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में है 6 और 13। ठीक है, याद कैसे करोगे? यानी कि 6 का डबल क्या होता है? 12 होता है। 12 से एक ज़्यादा, देखो एक ज़्यादा 13, इस तरह से याद कर लो। कुछ अपने से ट्रिक बना लो और याद कर लो, है ना। तो यहाँ पे हमको क्या देखना है? छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के तहत महिला सशक्तिकरण किस अध्याय और किस धारा में दिया हुआ है। तो आपको जो याद करना है वो ये है कि अध्याय 8, उसमें क्या देखे? 6, इसमें क्या याद करोगे? 8। ठीक है, और उसमें क्या देखे हो? 13, इसमें क्या याद करोगे? 17। ठीक है, याद रहेगा? आई थिंक सो हो जाना चाहिए, है ना। उसमें 13 देखे हो और इसमें 17, और सेम वही प्रोविजन है 18 साल से अधिक घर की जो भी बड़ी महिला है उसके नाम पे राशन कार्ड, यदि वो नहीं है तो किसी भी पुरुष के नाम, और पुरुष कौन होनी चाहिए? एल्डेस्ट मेल पर्सन होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से आपको क्लियर होगा। बाकी देख लें, बाकी धाराओं में क्या है। तो बाकी धारा 7 में आ जाते हैं। ठीक है, धारा 7 में क्या है? तो धारा 7 में जस्ट अभी मैंने आपको क्या बताया था कि कुपोषण निवारण का प्रावधान बताया था, यानी कि चाइल्ड माल न्यूट्रिशन, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्ड माल न्यूट्रिशन। याद रखना माल न्यूट्रिशन, क्योंकि एक मतलब कि ऐसा है कि हमेशा ये न्यूज़ में रहता है, तो हो सकता है क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये धारा 7 में हो गया। धारा 18 में क्या है? धारा 18 में जो है, धारा 18 में क्या बोला गया है? रोल ऑफ लोकल बॉडीज, इट मीन्स स्थानीय निकायों की भूमिका। किसकी? स्थानीय निकायों की भूमिका। और ये किस अध्याय में है? धारा 18 है, तो धारा 18 का आधा होता है 9। ठीक है, 18 का आधा होता है 9, तो अध्याय 9 में स्थानीय निकायों की भूमिका दिया हुआ है। ठीक है, याद रहेगा 9 18। ठीक, और उनकी क्या भूमिका है?
स्थानीय निकाय करते क्या है? तुम याद करो, मैंने आपको क्या बताया था कि वो पात्र गृहस्थियों की पहचान करते हैं। किस लिए? राशन कार्ड के लिए पात्र गृहस्थियों की पहचान करते हैं। सेकंड क्या करते हैं वो लोग? राशन कार्ड जारी करते हैं। राशन कार्ड जारी करवाने में पात्र गृहस्थियों की मदद करते हैं, है ना। पहले तो पहचान कर लिए, यानी कि आइडेंटिफाई किए, फिर राशन कार्ड जारी किए, फिर क्या करते हैं ये करते हैं, मॉनिटर करते हैं और सुपरवाइज करते हैं। किसको? उचित दर दुकान को, यानी कि क्या करते हैं? निगरानी करते हैं और पर्यवेक्षण करते हैं उचित दर दुकानों का। ठीक है, तीसरा काम है। चौथा काम इनका क्या है? ये करते हैं सोशल ऑडिटिंग। कहाँ? फेयर प्राइस शॉप्स में, यानी कि उचित दर दुकानों में सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? लोकल बॉडी, स्थानीय निकाय करते हैं, याद रहेगा। और ये किस में दिया हुआ है? धारा 18 अध्याय 9। ठीक है, नेक्स्ट देख लें। नेक्स्ट क्या है? धारा 21। तो धारा 21 में क्या दिया हुआ है? धारा 21, सबसे पहले तो धारा 21 किस अध्याय में आता है ये आपको याद रहना चाहिए। तो अब बताओ, 11 का डबल क्या होता है? 11 का डबल होता है 22, लेकिन 22 होता है, ठीक है। लेकिन इसको कैसे याद कर लो? 21 और 1, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 21 धारा, मैंने क्या बताया? अध्याय 11, अध्याय 11 से आपको क्या याद करना है? अध्याय 11 से आपको याद करना है, 11 का डबल होता है 22, लेकिन 22 को कैसे याद करोगे? 21 और 1 के रूप में याद करोगे, ठीक है। तो अध्याय 11 क्या बोलती है? अध्याय बोलती है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार, रिफॉर्म्स इन टीपीडीएस। क्या? रिफॉर्म्स इन टीपीडीएस, ठीक है। कहाँ पे गिवन है ये? अध्याय 11 धारा 21(1) में दिया है। और कौन करता है सुधार? कौन लाता है? राज्य सरकार, यानी कि राज्य सरकार की शक्तियाँ, यानी कि राज्य सरकार क्या करेगी? टीपीडीएस में सुधार लाने की जो भी पावर है राज्य सरकार के पास, किस लिए है? टीपीडीएस में सुधार लाने के लिए। वो किस में दिया हुआ है? धारा 21(1) में दिया है, याद रहेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अन्नपूर्णा दाल भात केंद्रों से निःशुल्क भोजन प्रदान किया जाता है। अ फ्री मील फ्रॉम अन्नपूर्णा दाल भात सेंटर्स इज गिवन टू। किसको दिया जाता है अन्नपूर्णा दाल भात केंद्रों से निःशुल्क भोजन? निराश्रित और आवासहीन, इट मीन्स डेस्टिट्यूट्स एंड होमलेस, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को बच्चे, और वो बच्चे कौन से? 6 माह से 6 वर्ष तक के और 14 वर्ष से कम के बच्चे। तो किसको दिया जाता है? दाल भात केंद्रों से निःशुल्क भोजन किसको दिया जाता है? जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए होंगे उनको आंसर यहाँ पे पता होगा कि किसको दिया जाता है। तो किसको दिया जाता है? ए मतलब निराश्रित और होमलेस, यानी कि डेस्टिट्यूट्स एंड होमलेस को दिया जाता है। निराश्रित और आवासहीन को निःशुल्क भोजन का प्रावधान कहाँ से? अन्नपूर्णा दाल भात केंद्रों से ये किया गया है। लेकिन आपको जो याद करना है वो ये याद करना है, ये तो ठीक है देते हैं, लेकिन कौन से अध्याय में है और किस धारा के अंतर्गत देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये है चैप्टर नंबर 5, किसमें? अध्याय 5 में। और अध्याय 5 क्या बोलता है? स्कीम्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार की योजनाएं। क्या? राज्य सरकार की योजनाएं, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, स्कीम्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अब ये दाल भात केंद्र के बारे में कहाँ गिवन है? दाल भात केंद्र के बारे में जो भी जानकारी है वो 13F में है। किस में है? 13, धारा 13F, यानी कि धारा, इसका मतलब ये है धारा 13 में किसके बारे में दिया है? दाल भात केंद्रों, दाल भात, अन्नपूर्णा दाल भात केंद्रों से निःशुल्क भोजन प्रदाय, किसको? निराश्रित एवं आवासहीन को, ठीक है। आई थिंक सो यहाँ से क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विशेष समूह होंगे, तो विशेष समूह कौन है? निराश्रित, आवासहीन, प्रवासी या उपरोक्त सभी, इट मीन स्पेशल ग्रुप्स अंडर CGFS इंक्लूड्स डेस्टिट्यूट्स, होमलेस, माइग्रेंट्स, ऑल ऑफ द अबव। तो अगेन यहाँ पे क्या आंसर होगा आपका? यहाँ पे आंसर होगा आपका डी। क्या होगा आंसर आपका?
डी होगा, यानी कि उपरोक्त सभी हैं, विशेष समूह जो है ये उपरोक्त सभी हैं, लेकिन जो याद करना है विशेष समूह के बारे में प्रावधान कहाँ है। एक एक चीज को आपको ध्यान से सुनते हुए चलना है और पूरा नोट करते हुए चलना है, ठीक है। बहुत ही, यदि सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करते हुए चलना है और साथ में अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करना है, ठीक है। तो इसके बारे में कहाँ दिया है ये पहले आपको याद रखना है, वो क्या है, अध्याय यानी कि चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है, अध्याय 3 में दिया है। और अध्याय 3 की कौन सी धारा में है, 8 में। अध्याय 3 की धारा 8 में विशेष समूहों के बारे में है। और विशेष समूह कौन है, निराश्रित, आवासहीन और प्रवासी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका कलेक्टर है, यानी कि कलेक्टर इम्प्लाइज कौन है, जो भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में परिभाषित हैं या आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में परिभाषित हैं, या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में परिभाषित हैं, या छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 में परिभाषित हैं। तो कलेक्टर कौन होते हैं, तो सबसे पहले आप अपना आंसर टिक कर लो, ठीक है। तो कलेक्टर कौन है, कलेक्टर वो हैं जो भी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में परिभाषित हैं। अब आपको याद क्या करना है कि इसके बारे में गिवन कहाँ है कि कलेक्टर कौन होंगे, ये कहाँ है, यानी कि छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 में कहाँ पे बताया गया है कि वही कलेक्टर होंगे जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में है, ये कहाँ गिवन है। तो परिभाषा याद करो, परिभाषा मतलब धारा 2, धारा 2 ये तो आपको याद हो जाएगा आसानी से कि धारा 2 में है, लेकिन एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा इतना आसान जो आपको याद रहे, वो एग्जामिनर नहीं पूछेगा। वो कैसे पूछेगा कि धारा 2 में तो है, ठीक है, लेकिन किस तरह से गिवन रहते हैं ऑप्शन, धारा 2 के 1F में है, किस में है, कलेक्टर की परिभाषा यानी कलेक्टर के बारे में जो भी वर्णन है वो बोला गया है सेक्शन नंबर 21F यानी कि 2(1) च, ठीक है। धारा 2(1) च में कलेक्टर के बारे में बताया गया है और लिखा है कि कलेक्टर से अभिप्रेत है जो भी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में परिभाषित है, ठीक है। अब ये हम देख लेते हैं, ठीक है, परिभाषित तो कर दिए जो भी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, लेकिन ये बताओ 1955 में कौन से कलेक्टर यानी कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में क्या है परिभाषा कलेक्टर की, ये भी तो आपको जानना जरूरी है ना। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में कलेक्टर की जो परिभाषा है वो है, ध्यान से सुनो और लिखो, ठीक है, हर चीज यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं है। तो कौन है एडिशनल कलेक्टर, कलेक्टर से क्या अभिप्रेत है, एडिशनल कलेक्टर और एंड सच अदर ऑफिसर्स, पहले सुन लो है ना, एडिशनल कलेक्टर्स एंड सच अदर ऑफिसर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर, सब डिविजनल ऑफिसर, और वो क्या है, एज मे बी ऑथराइज्ड बाय कलेक्टर। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कलेक्टर से अभिप्रेत है अपर कलेक्टर और अन्य अधिकारी, क्या, अपर कलेक्टर और अन्य अधिकारी जो उपखंड अधिकारी की पंक्ति, उपखंड अधिकारी मतलब क्या होता है, सब डिविजनल ऑफिसर, ठीक है, उपखंड अधिकारी की पंक्ति से नीचे का ना हो, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर, ठीक है। और वो कैसे होने चाहिए, जैसा भी कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत किया जाए, ठीक है, एज मे बी ऑथराइज्ड बाय द कलेक्टर। याद रहेगा, एक बार फिर से रिपीट कर दूं, एडिशनल कलेक्टर एंड सच अदर ऑफिसर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर्स एज मे बी ऑथराइज्ड बाय कलेक्टर। इट मीन्स अपर कलेक्टर और अन्य अधिकारी जो अपखंड अधिकारी की पंक्ति से नीचे का ना हो, ऐसा होना चाहिए जो भी कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत किया जाए। ये है परिभाषा कलेक्टर की, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, आंगनबाड़ी से अभिप्रेत है, तो आंगनबाड़ी से अभिप्रेत क्या है, मिड डे भोजन योजना के तहत स्थापित बाल देखभाल और विकास केंद्र, आईसीडीएस के तहत स्थापित बाल देखभाल और विकास केंद्र, या टीपीडीएस के तहत स्थापित बाल देखभाल और विकास केंद्र, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आंगनबाड़ी आपको तो पहले सब परिभाषा है, तो परिभाषा किस में होगी, धारा 2 में होगी, लेकिन
अगेन एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, उसको पता है कि आपको पता है कि धारा 2 में परिभाषा है, ठीक है। आपसे ये बोलेगा कि आंगनबाड़ी की परिभाषा गिवन रहेगा, अदर ऑप्शंस। आंगनबाड़ी की परिभाषा जो है किस में है, तो वो आपको याद रखना है 2 के जो 2 है, यानी कि सेक्शन नंबर 2 में 1 के ए में सेक्शन नंबर 2 1A में है, ठीक है, यानी कि एक क में है, क में, किसमें 2 1 क में है, किसकी परिभाषा, आंगनबाड़ी की परिभाषा, ठीक है, आंगनबाड़ी की परिभाषा। फिर वो आंगनबाड़ी केंद्र कौन से हैं, आंगनबाड़ी से अभिप्रेत, यहाँ तो आंसर तो आप लोग जाने ही नहीं कि आंगनबाड़ी से अभिप्रेत क्या है, तो आंगनबाड़ी से अभिप्रेत है ICDS के तहत स्थापित बाल देखभाल और विकास केंद्र, इट मीन्स चाइल्ड केयर एंड डेवलपमेंट सेंटर सेटअप अंडर ICDS, ठीक है। एकीकृत बाल विकास योजना के अंतर्गत जो भी बाल देखभाल और विकास केंद्र की स्थापना होगी वही है आंगनबाड़ी केंद्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंत्योदय और प्राथमिकता वाले परिवारों को काले चने की पात्रता है, किसको, राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में निवास करने वालों को या राज्य के गैर अनुसूचित क्षेत्र में निवास करने वाले को, ए और बी दोनों को, या ए अथवा बी, सी नहीं आएगा, ये ए अथवा बी आएगा, ठीक है। गलती से यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो क्या होगा आपका आंसर, ये इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे टेस्ट सीरीज से भी क्वेश्चंस लिए गए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये सेशन की, आपको हर चीज़ पता रहना चाहिए, ठीक है। तो इसमें चने की पात्रता किसको है, आप लोग पहले अपना आंसर टिक कर लो। तो चने की पात्रता सबसे पहले तो यही आपको पता चल गया कि अंत्योदय और प्राथमिकता वाले परिवारों को जो याद करना है वो ये है कि चने की पात्रता समस्त अंत्योदय और प्राथमिकता वाले परिवारों को है, लेकिन किसको नहीं है, सामान्य परिवारों को नहीं है। अब सामान्य परिवार कहाँ से आ गए, सामान्य परिवार ऐसे आ गए कि आप लोग आपको यदि आपने वीडियो लेक्चर्स फॉलो किए होंगे तो आपको पता होगा कि पात्रता कौन कौन रखते हैं, तो पात्रता रखते हैं पहली बात अंत्योदय, प्राथमिकता परिवार और सामान्य परिवार, यही पात्रता रखते हैं किसके अंतर्गत, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के अंतर्गत। यदि पूछा जाएगा पात्र परिवार कौन है तो अंत्योदय, प्राथमिकता और सामान्य, ठीक है। तो अब आपसे लेकिन क्वेश्चन ये थोड़ी ना पूछा गया है कि पात्रता कौन रखते हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि चने की पात्रता कौन रखते हैं। तो चने की पात्रता यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ए, यानी कि राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में निवास करने वाले, अनुसूचित क्षेत्र यानी कि जो भी शेड्यूल्ड एरियाज में रहते हैं उनको ही चने की पात्रता है, किसको, अंत्योदय और प्राथमिकता वाले परिवार जो भी अनुसूचित क्षेत्र में रहती हैं उनको चने की पात्रता है। और अच्छा ये बताओ ये गिवन कहाँ है, कहाँ पे लिखा है, तो ये लिखा है शेड्यूल 1 में, अनुसूची 1 में इसके बारे में वर्णन है। और वो अनुसूची 1 क्या बोलती है, अनुसूची 1 बोलती है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्य पदार्थों की पात्रता, इट मीन्स एंटाइटलमेंट्स ऑफ फूड आइटम्स, एंटाइटलमेंट्स ऑफ फूड आइटम्स अंडर पीडीएस के अंतर्गत खाद्य पदार्थों की पात्रता। और पात्र गृहस्थी कौन है, अंत्योदय, प्राथमिकता और सामान्य, ठीक है, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अंत्योदय और प्राथमिकता वाले परिवारों को दाल की पात्रता है, किसको दाल की पात्रता है, चने की तो देख लिए अनुसूचित क्षेत्र में, अब ये बताओ कि दाल की पात्रता कौन रखते हैं, तो दाल की पात्रता राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में निवास करने वाले लोग या राज्य के गैर अनुसूचित क्षेत्र में निवास करने वाले, ए और बी दोनों, यानी कि जो अनुसूचित में भी रहते हैं और गैर अनुसूचित में भी रहते हैं दोनों को है या इनमें से किसी एक को है। तो क्या होगा आपका सही आंसर, क्या होगा, दाल की पात्रता। तो दाल की पात्रता कौन रखते हैं, ऐसे समस्त अंत्योदय और प्राथमिकता वाले परिवार जो गैर अनुसूचित क्षेत्र में रहते हैं, इट मीन्स पीपल लिविंग ऑल we can say अंत्योदय एंड प्रायोरिटी हाउसहोल्ड्स लिविंग इन नॉन शेड्यूल्ड एरियाज ऑफ स्टेट, ठीक है। ये किसकी पात्रता रखी, दाल की पात्रता, ठीक है, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रोटीन की आवश्यकता होती है। किसके अनुसार? छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के अनुसार, यानी कि 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को कितनी प्रोटीन की आवश्यकता है? आपके ऑप्शन है 12 से 15 ग्राम, 29 से 25 ग्राम, 12 ग्राम या 18 से 20 ग्राम। तो सही आंसर क्या है आपका? पहले आंसर टिक कर लेते हैं। यहाँ सही आंसर है आपका 12 से 15 ग्राम। ठीक है, क्या है ये प्रोटीन? कितना किसको चाहिए? जो भी 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनको 12 से 15 ग्राम प्रोटीन चाहिए। और कैलोरीज कितनी चाहिए उनको 500 कैलोरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, बाकी ऑप्शन भी देख लें कि वो किसके बारे में बोलते हैं। ठीक है, बाकी ऑप्शंस देखते हैं। तो सबसे पहले आता है 29 से 25। तो 29 से 25 जो है किसी के बारे में नहीं है। ठीक है, 29 से 25 किसी के बारे में नहीं है। जो आपको याद करना है वो क्या है? 12 ग्राम। 12 ग्राम। तो 12 ग्राम किसको दिया जाता है? मैंने आपको क्या बताया कि किसके लिए? पोषणाहार मानक। सबसे पहले तो याद करो पोषणाहार मानक के तहत कौन कौन है। तो पोषाहार मानक के तहत, अच्छा ये बताओ पोषाहार मानक जो है वो कौन सी अनुसूची में आता है? ये तो मैंने बता दिया कि अनुसूची में आता है, लेकिन कौन सी अनुसूची में आता है? तो वो आता है अनुसूची 2 में, पोषाहार मानक। ठीक है, हमने देखा है। ठीक, तो पोषाहार मानक उसमें मैंने क्या बताया था कि किसको न्यूट्रिशनल सपोर्ट किसको ज़रूरत है? तो न्यूट्रिशनल सपोर्ट आपको याद क्या करना है कि 14 वर्ष तक के बालक, 14 वर्ष तक के बालक यदि हम बोल देते हैं तो उसमें पूरे आ जाते हैं, यानी कि 6 माह से लेकर के 6 वर्ष के भी आ जाते हैं, फिर 6 वर्ष से 14 वर्ष के भी आ जाते हैं। और किसको पोषणाहार सहायता की ज़रूरत है? प्रेग्नेंट विमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स, गर्भवती स्त्रियां और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषक तत्वों की आवश्यकता है। ठीक है, पोषाहार की आवश्यकता है। ठीक, अब इसमें क्या बोला गया है ये क्यों बता रही हूँ? याद रहना चाहिए आपको, क्योंकि अभी महिला पर्यवेक्षक का यदि आपने टेस्ट पेपर देखा होगा तो उसमें इसी तरह का प्रश्न आया था। ठीक है, तो क्या है? सबसे पहले 12 ग्राम देख लेते हैं। 12 ग्राम किसको चाहिए? तो 12 ग्राम जो है किसको चाहिए? निम्न प्राथमिक कक्षाओं में जो भी बालक पढ़ते हैं, यानी कि लोअर प्राइमरी लेवल्स में जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनको कितना चाहिए? 12 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है। ठीक है, याद रहेगा। फिर निम्न में तो देख लिए, यानी कि लोअर में तो देख लिए, साथ में यदि अपर में यदि हम देखेंगे, यानी कि उच्च प्राथमिक कक्षाओं में उनको कितने ग्राम की आवश्यकता है? तो उनको 20 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है। कितने की आवश्यकता है? 20 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है। ठीक है, याद रहेगा। फिर उसके बाद आता है 18 से 20। तो 18 से 20 किसको चाहिए? 18 से 20 अभी मैंने क्या बताया? गर्भवती एवं शिशुवती माताओं को आवश्यकता है पोषाहार की। तो उनको कितने ग्राम प्रोटीन चाहिए? 18 से 20 ग्राम प्रोटीन चाहिए उनको। ठीक है, याद रहेगा। साथ में एक चीज और याद रख लो। एक चीज और क्या याद रखोगे? 12 से 15। 12 से 15 अभी 12 से 15 हमने क्या किसके लिए देखा है? हमने 12 से 15 हमने देखा है कि 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे। ठीक है, साथ में आपको ये याद रखना है कि 6 माह से यानी कि 6 मंथ से लेकर के 3 वर्ष तक के बच्चों को भी 12 से 15 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होगी। ठीक है, याद रहेगा। फिर उसके बाद आपको एक चीज और याद करना है, सब नोट करते हुए चलो। क्या याद करना है? 20 से 25, ये 29 गलती से लिखा गया है, यहाँ पे 20 आना चाहिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे सही है। ठीक, यानी कि 20 से 25 जो है किसको आवश्यकता है? 20 से 25 जो है 6 माह से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों को आवश्यकता है। ये इतना डिटेल में हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको पूरा हर चीज याद रहना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। कलेक्टर को सतर्कता समिति द्वारा सूचित करना है, यानी कि कौन सी धारा में इसका प्रावधान है? यानी कि कलेक्टर को सूचित करना है। तो कौन सी धारा में है? धारा 22 में है, धारा 23 में है, धारा 24(1) में है या धारा 24(2) में है? तो किस में है ये?
तो यहाँ पे सही आंसर होगा धारा 24(2), ठीक है, यानी कि सेक्शन नंबर 24(2). ठीक, अब आपको जो चीज़ याद करना है वो क्या है, वो ये है, किस तरह से आपको याद करना है वो ये है कि सबसे पहले याद करो अध्याय 12। ठीक है, इस तरह से याद करते हुए चलो कि अध्याय 12 क्या बोलती है, पारदर्शिता एवं जवाबदेही, इट मीन्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, अब इसके अंतर्गत आपको 3 धारा याद करनी है, कौन कौन सी, 22, 23 और 24। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा है 22, 23, 24 याद रहेगा। 12 में जो है 22, 23, 24, 12 का डबल करोगे तो कितना आ जाएगा, 24। 24 से 3 और ले लो, 22, 23, 24 ऐसे याद रखोगे आप लोग। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता एवं जवाबदेही। तो सबसे पहले देखते हैं धारा 22 में क्या बोला गया है। तो धारा 22 में बोला गया है टीपीडीएस के अभिलेखों का प्रकटीकरण, इट मीन्स डिस्क्लोजर ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ टीपीडीएस, डिस्क्लोजर ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ टीपीडीएस। ठीक है, रिकॉर्ड्स ऑफ टीपीडीएस। ठीक, टीपीडीएस के अभिलेखों का प्रकटीकरण किस में बोला गया, धारा 22 में बोला गया। फिर धारा 23 में क्या है, धारा 23 में है सामाजिक अंकेक्षण, इट मीन्स सोशल ऑडिट। अब बताओ सोशल ऑडिट करता कौन है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, इसी सेशन में बताया कौन करता है, स्थानीय निकाय, इसका मतलब लोकल बॉडीज करती हैं। कौन करता है, लोकल बॉडीज करती हैं। और कहाँ पे करती हैं, उचित दर दुकानों में। ठीक है, उचित दर दुकानों में कौन करता है, लोकल बॉडीज करती हैं, याद रहेगा। किस में गिवन है, धारा 23 में। फिर उसके बाद आ जाओ धारा 24। अब धारा 24 में इस आपको कैसे याद करना है, धारा 24 में 2 यानी कि 1 और 2 याद करना है। ठीक है, धारा 24 में सबसे पहले तो धारा 24 में बोला गया है विजिलेंस कमेटी। विजिलेंस कमेटी का मतलब क्या होता है, निगरानी समितियां। क्या, विजिलेंस कमेटी के बारे में किस में गिवन है, 24 में। ठीक है, याद रहेगा। उसमें अब आपका आता है, सबसे पहले आपका आता है कि 24(1) और 24(2). ठीक, तो 24(1) में जो आपको याद करना है वो ये है, सबसे पहले बोला गया है जो विजिलेंस कमेटी होंगी उनकी स्थापना किस में है, 24(1) में किसके बारे में दिया है, विजिलेंस कमेटी की स्थापना के बारे में गिवन है। और वो कहाँ कहाँ होती हैं विजिलेंस कमेटी, यानी कि निगरानी समितियाँ कहाँ कहाँ पे होती हैं, तो होती हैं राज्य स्तर पर, फिर होता है जिला स्तर पर, और साथ में विकास खंड यानी कि ब्लॉक लेवल पे, और फेयर प्राइस शॉप्स में। फिर से बोलती हूँ, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, विकास खंड में और उचित दर दुकानों में। क्या कहाँ कहाँ होती हैं विजिलेंस समिति, ये 4 जगह पे होती हैं। ठीक है, तो स्थापना के बारे में किस में बोला गया, 24(1) में बोला गया। फिर उसके बाद लेकिन आपसे तो ये प्रश्न बोला ही नहीं गया, यानी कि अभी तक तो आंसर में आए ही नहीं हो। तो जो ये है आपसे जो प्रश्न पूछा गया है कि कलेक्टर को सतर्कता समिति द्वारा सूचित करना, ये किस में दिया है, ये दिया हुआ है 24(2) में। यानी कि विजिलेंस कमेटी की स्थापना तो हो गई, यानी कि निगरानी समितियों की स्थापना तो हो गई, लेकिन वो कार्य क्या करती हैं इसके बारे में जो गिवन है वो 24(2) में है। और वो कार्य उनके क्या है, सबसे पहले क्या कार्य करती हैं, योजनाओं के क्रियान्वयन का नियमित पर्यवेक्षण करती है, इट मीन्स सुपरवाइज करती है। किसको सुपरवाइज करती है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल स्कीम्स, सुपरवाइज करती है किसको, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल स्कीम्स, नियमित पर्यवेक्षण करती है विजिलेंस कमेटी। साथ में क्या करती है, ये कलेक्टर को जो है इंफॉर्मेशन देती है। क्या करती है, कलेक्टर को इंफॉर्मेशन देती है। तो कैसे दे देती है, फोन करके दे देती है, नहीं, ये कैसे देती है विजिलेंस कमेटी, कैसे देती है, लिखित रूप से देती है, इन राइटिंग, याद रखना है। ठीक है, आपको इन राइटिंग विजिलेंस कमेटी जो भी जानकारी देती है वो इन राइटिंग देती है। ठीक है, किसको, किसके लिए, यानी कि
किसी भी प्रकार का वॉयलेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी भी योजनाओं के अंतर्गत किसी भी प्रकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इसके बारे में यदि किसी प्रकार का उल्लंघन ये पाती है तो कलेक्टर को जानकारी देगी और कलेक्टर को जानकारी ये लिखित रूप से देती है। याद रहेगा। और कहाँ है इसके बारे में वर्णन? 24(2) में है। ठीक है, याद रहना चाहिए आपको। तो यहाँ तक ही देखते हैं। कल हम लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली और कुछ अन्य योजनाएं देखेंगे, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। आज का सेशन आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। साथ में चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। इसकी फ्री PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द